नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो मैं हरियाणा सबॉर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज ऑर्डिनरी ब्रांच एग्जामिनेशन के बारे में, जो हरियाणा सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन जारी करी हैं और जो नया रेगुलेशन पास किया है, उसके ऊपर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। यह वीडियो सभी वे कर्मचारी ध्यानपूर्वक देखें और सुनें जो SS की परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन सरकार के हिदायतों के अनुसार सबमिट कर दी हैं, वो भी, और जो अभी बकाया रह गए हैं, जो वंचित रह गए थे और आने वाले समय में वो भी अपीयर होंगे, वो भी ध्यान से देखें। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि हरियाणा सरकार के द्वारा SS शॉर्ट में और फुल फॉर्म में हरियाणा सबॉर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए नया सिलेबस घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, पुराना सिलेबस जो था वो 1987 में बना था, जो 29/9/1987 के आदेश के साथ, लेटर के साथ, नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी हुआ था। उसमें अब कुछ बदलाव किया गया है, और ये बदलाव का कारण क्या है? एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले हरियाणा में पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स जो थे वो लागू होते थे। उसमें हरियाणा सरकार के द्वारा अपने स्तर पर जो वांछित अमेंडमेंट थी वो की हुई थी, एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, वो लागू थी। लेकिन 19/7/2016 से हरियाणा सरकार ने उन CSR को रिपील कर दिया, पंजाब सिविल सर्विसेज को, और नए रूल अपने हरियाणा के नाम से हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 लागू किए, जो कि 9 वॉल्यूम में हैं, और वो इस समय एनफोर्स हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ये था कि CSR बदल गई, क्योंकि SS पार्ट 1 की परीक्षा का जो तीसरा विषय था CSR का, उसमें ये सारी CSR बदलेगी। एक PWD के पेपर में पार्ट 1 का 5वां पेपर जो था PWD का था, उसमें 2009 में हरियाणा सरकार ने PWD कोड, जो वो भी पंजाब का ही था, हरियाणा एप्लीकेबल था, वो भी 2009 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा के नाम से हरियाणा PWD कोड लागू कर दिया। 2009 में अपना नया प्रिंट कर दिया। जिस किसी के पास नहीं है वो सरकार से ले सकता है, PWD की HSRDC से मिल जाएगा पेमेंट करने पर। सरकारी किताब है, या PWD की जो वेबसाइट है हरियाणा की, उससे वो डाउनलोड भी किया जा सकता है, क्योंकि ये PWD का है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की साइट पर तो मिलेंगे आपको केवल CSR या और जो फाइनेंशियल रूल्स वगैरह हैं, नोटिफिकेशन वो मिलेगी, लेकिन ये PWD की किताब है, ये आपको PWD की साइट से ही मिलेगी। तो दोस्तों, चलो हम इस पर चर्चा करते हैं। ये रेगुलेशन क्या है आपको पता ही है, फिर भी मैं प्रकाश डालने के लिए आया हूँ इस वीडियो को लेकर के, कि आप थोड़ा गहराई से इसको समझ लें कि ये क्या है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, 16 जुलाई 2021 को हरियाणा सरकार के द्वारा नंबर 14/30/2021 1 FA डेटेड 16/7/2021 सब्जेक्ट है इसका, रिवीजन ऑफ रेगुलेशन फॉर दी हरियाणा स्टेट सबॉर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज HSAS एग्जामिनेशन ऑर्डिनरी ब्रांच 2021। इसमें भी सरकार ने अपने पुराने लेटर दिनांक 29/9/1987 का हवाला देकर के कहा है कि इस जो रेगुलेशन पुराना था 1987 का, उसमें हमने कोई रद्द-बदल किए हैं, ये अनेक्चर 1 और 2 के माध्यम से। अनेक्चर 1 में दोस्तों सिलेबस है
ये आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, इसमें जो है पार्ट 1 का सिलेबस है, और ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5। पार्ट 1 के 5 पेपर हैं और पार्ट 2 के 4 पेपर हैं। इसी का एनेक्चर 1 का पार्ट 2 में देखिए दोस्तों, पहला बजट का है, दूसरा कंपनी लॉ का, तीसरा एडवांस्ड अकाउंटेंसी का और चौथा कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसकी मोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर रेगुलेशन का अनेक्चर जो गाइडलाइन के रूप में है, ये गाइडलाइन दोस्तों सरकार ने 2 पेज पर दी हैं, जो कि टोटल 15 हैं। सारी ना पढ़ के डिस्कस करते हुए, क्योंकि आपके पास ये मौजूद हैं, हरियाणा सरकार का लेटर जो मैंने बताया 16/7/2021 का, इसमें आप देख लेंगे। मेन बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कहा है कि हम क्या करेंगे, इसमें टू मीट द डिमांड ऑफ क्वालिफाइड अकाउंट्स ट्रेंड ऑफिशियल लेने हैं सरकार के द्वारा, और वो इसलिए कि आपको विदित होना चाहिए कि 2013 में सरकार ने सेक्शन ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के रूल नए जारी किए थे। उनका सीधा संबंध इनसे है। इस रेगुलेशन से पहले हमें वो समझना जरूरी है कि वो जो है ना, नोटिफिकेशन नंबर GSR 11 आप देखिए अपने स्क्रीन पर, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 309 2013 डेटेड 28/3/2013, सेक्शन ऑफिसर के रूल लागू हुए थे। रिक्रूटमेंट के रूलों का नाम था हरियाणा स्टेट अकाउंट सबॉर्डिनेट ग्रुप C सर्विस रूल 2013। दोस्तों इन रूलों में डिटेल में नहीं जाता मैं, लेकिन इसमें मैं केवल इसकी जो क्वालिफिकेशन है उस पर मैं चर्चा करूंगा। रूल 9 के अंतर्गत इसमें पे स्केल 9334 जमा 4600 GP दिखाया है, जो कि अब 7 CPC के तहत पे मैट्रिक्स लेवल 7 में आता है। और दोस्तों इसमें क्या कहा, रूल 9 में इसकी क्लियर किया है कि 30% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेंगे, 70% बाय प्रमोशन और बाय ट्रांसफर डेपुटेशन ऑन ऑफिशियल ऑलरेडी इन सर्विस ऑफ एन स्टेट गवर्नमेंट और दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 70-30 की रेशो है दोस्तों। 30% डायरेक्ट आएंगे और 70% बाय प्रमोशन, ट्रांसफर या डेपुटेशन से अदर गवर्नमेंट से आएंगे। अब वो 30% वालों की क्वालिफिकेशन अलग है और 70% वालों की अलग है। जो ये SS का एग्जाम है, जिसका हम आज के वीडियो में रेगुलेशन डिस्कस कर रहे हैं, ये 70% पोस्टों के लिए है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वालों की क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, नंबर 1 बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom विद 60% मार्क्स, फर्स्ट डिवीजन विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। कॉमर्स में BCom होने चाहिए। दूसरी मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, या तो वो हो या मास्टर डिग्री MCom की हो, विद 55% मार्क, हैविंग 3 ईयर एक्सपीरियंस। वहाँ भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन मार्क 55% करती है, क्योंकि वो मास्टर डिग्री मान ली उसने, और पहली में 60% फर्स्ट डिवीजन मांगी थी BCom की डिग्री। तीसरी क्वालिफिकेशन है हैविंग सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कंपिटेंस कोर्स IPCC चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जिसको बोलते हैं, पार्ट 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम, वो क्लियर हो विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। और चौथी नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर लेवल। हिंदी या संस्कृत दोनों में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड का या उससे ज़्यादा का। ये तो थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वालों के लिए, 30% पोस्टों के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन। इसके साइमल्टेनियसली 70% जो बाय प्रमोशन भरने हैं, जिनके लिए ये SS का एग्जाम होता है उनके लिए, और ये इन रूलों में आप पढ़ेंगे तो वो मैंने छोड़ दिया, उनको भी SS का एग्जाम पास करना होगा विद इन प्रोबेशन पीरियड, अदरवाइज दे विल बी सेंट बैक। जो एग्जाम क्लियर
नहीं करेंगे एसएस का। उनको भी एसएस पास करनी है, ये तो थी उनकी क्वालिफिकेशन, लेकिन प्रमोशन की क्वालिफिकेशन थोड़ी सी रिलैक्स है। क्या यहाँ कॉमर्स के कैंडिडेट मांगे गए हैं, कॉमर्स का क्वालिफिकेशन मांगी गई है, लेकिन प्रमोशन के लिए केवल बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। और वो क्या है, उसके लिए लिखा बाय प्रमोशन, ट्रांसफर और डेपुटेशन, तीनों के लिए क्या, फ्रॉम अमंगेस्ट ऑफिशियल ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट विद 3 ईयर रेगुलर सर्विस। ध्यान देना कि हरियाणा सरकार के वो कर्मचारी 3 साल की जिनकी रेगुलर सर्विस हो गई हो, एंड हु हैव पास्ड बोथ पार्ट ऑफ एचएस एग्जामिनेशन ऑर्डिनरी ब्रांच के एचएस के दोनों पार्ट का एग्जाम पास कर लिया, पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी। और गोट कंडक्टेड बाय इट थ्रू एन एजेंसी, या तो हरियाणा सरकार के द्वारा लिया गया एग्जाम ये, या हरियाणा सरकार की किसी एजेंसी के द्वारा लिया गया। दूसरी, नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड। तो ये थोड़ा सा अंतर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन में है, और हमेशा होता है, हर पोस्ट के लिए होता है। तो ये रेगुलेशन जो बना वो 70% पोस्ट वालों के लिए जो एग्जाम में एग्जाम क्लियर करेंगे बाय प्रमोशन वाले हैं उनके लिए, और उनके लिए भी है जो डायरेक्ट रिक्रूट 30% वाले आएंगे उनका भी यही सिलेबस होगा। लेकिन एसओ लगने के लिए बाय प्रमोशन के लिए पहली शर्त यह है कि वो एसएस क्वालिफाई होना चाहिए, उनकी सेकंड शर्त है ये एसएस क्वालिफिकेशन की। तो चलिए हम रेगुलेशन पे बात कर रहे थे। रेगुलेशन में लिखा है कि द एग्जामिनेशन शैल बी गोट कंडक्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजेंसी at such interval as may be decided by the finance department from time to time। कंडीशन नंबर 2 देखिए अपनी। कंडीशन नंबर 4 में बताया कि सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड इन दिस रेगुलेशन ओनली दोज एम्प्लॉइज हो ऑफ ग्रुप ए, बी एंड सी। ध्यान देना इस बात पे, कहता ग्रुप ए, बी एंड सी। दोस्तों, इस रेगुलेशन से पहले जितने भी एसएस के एग्जाम में अपियर होते थे वो केवल ग्रुप सी से संबंधित कर्मचारी अपियर हो सकते थे। और वो कौन थे? ओनली ऑफ मिनिस्ट्रियल कैडर, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, जो ऑफिस में काम करता है स्टाफ, उस कैडर से संबंधित होते थे, केवल ग्रुप सी के। लेकिन इस रेगुलेशन में नया चेंज कर दिया दोस्तों। यही बात ध्यान देने वाली बात है कि ग्रुप ए वाले भी आएंगे, ग्रुप बी वाले भी आ सकते हैं, जिनका वेतनमान एसओ से कम है वो ही आएंगे ना, जिनका ज़्यादा है वो क्यों आएंगे? लेकिन वो भी आ सकते हैं, मनाही उनके लिए भी नहीं है, वो उनकी इच्छा है, वो अलग बात है, पे फिक्सेशन कैसे होगी उनकी। लेकिन ग्रुप ए और बी और सी तीनों के आएंगे। इसके बाद कहा इंक्लूडिंग द इक्वल रैंक एम्प्लॉइज इन बोर्ड, कॉरपोरेशन, ऑटोनोमस बॉडीज, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा विधानसभा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन हरियाणा possessing a bachelor degree or its equivalent and who have rendered minimum 3-year regular satisfactory service shall be eligible to appear in this examination। यहां रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस की बात कर रहा है कि 3 साल की रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस होनी चाहिए, वही अपीयर होगा। और दोस्तों, ऑटोनोमस बॉडी का एक शब्द आया है, वो भी क्लियर करा है। कब? इस लेटर के बाद, इस रेगुलेशन के बाद क्लैरिफिकेशन जारी करी हरियाणा सरकार ने। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, लेटर नंबर 1430/2021 1 FA डेटेड 22/9/2021 के द्वारा उसमें क्लैरिफिकेशन दी है। क्या क्या ऑटोनोमस बॉडी क्या है? उसमें लिखा that has been created under a statute, act of state, central government and though is finalized wholly or substantially from the cess or central state government grants, substantially means that more than 50% of expenditure of the autonomous bodies is met through cess or central state government grants।
वो इदारे आएंगे ये, इसमें जो जिनका एक्सपेंडिचर मोर देन 50% सरकार की ग्रांट के द्वारा बियर किया जाता है, अर्थात सरकार ग्रांट देती है जिनको, वही इस दायरे में आ रहे हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन दी, ए स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज इंक्लूड्स ए स्टेट यूनिवर्सिटी बट डज नॉट इंक्लूड ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसमें नहीं आएंगी, पब्लिक एंटरप्राइजेज नहीं आएंगी, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट वो नहीं आएंगी, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट वो नहीं आएंगी, एंड प्राइवेट बॉडीज एंड मैनेजमेंट्स ये भी नहीं आएंगे। तो ये क्लियर परिभाषा दी कि ऑटोनोमस बॉडी कौन सी है, अर्थात जिसकी ग्रांट सरकार दे रही है 50% से ज़्यादा खर्चा करने के लिए, सरकार का वहाँ पे भागीदारी है, वही ऑटोनोमस बॉडी के हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें जो है ना बताया गया कि प्रोवाइडेड दैट द कंसर्न्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, किसका कंसर्न, किसका, जो एम्प्लाई ऊपर ये ABC ग्रुप के थे, ये 3 साल की सर्विस वाले बैचलर डिग्री जिनके पास है वो अपीयर हो सकते हैं, उनका HOD, चाहे वो बोर्ड कॉर्पोरेशन का है, ऑटोनोमस बॉडी का है या विभाग का है, वो ये सर्टिफाई करेगा किस पे, जो एप्लीकेशन फार्म होगी उस पर क्या, कि द कैंडिडेट इज एफिशिएंट एंड इज लाइकली टू पास द एग्जामिनेशन। एक तो ये सर्टिफाई करेगा, दूसरा करेगा द इंटेग्रिटी ऑफ द कैंडिडेट इज अबव बोर्ड, कि इसकी जो ईमानदारी है एक कर्मचारी की जितनी ईमानदारी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, अबव बोर्ड का मतलब ये है जितनी चाहिए उससे ज़्यादा है। एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाई CS हरियाणा लेटर डेटेड 21/5/1973 एंड फर्दर अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस लेटर के द्वारा जो हिदायतें हैं उसके अनुसार उसकी इंटेग्रिटी अबव बोर्ड होनी चाहिए। और उसकी ACR नेक्स्ट 3 नंबर में कहा है द कैंडिडेट हैज बीन ऑब्टेन्ड 70% रिपोर्ट्स ऑफ गुड और अबव ग्रेडिंग ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर। अंतिम 10 वर्षों में जो लेटेस्ट 10 ईयर हैं एम्प्लॉइज के, उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जो है उसकी 70% गुड या अबव होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग या गुड होनी चाहिए। और इस एग्जाम के लिए क्या कहा, द डिपार्टमेंट शैल इंक्लूड, डिपार्टमेंट का जो नाम आया है, डिपार्टमेंट में कौन कौन से हैं, कहता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सारे, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा विधानसभा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अलॉन्ग विद इट्स सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इन हरियाणा एंड द बोर्ड्स, कॉरपोरेशंस, यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनोमस बॉडी अंडर द कंट्रोल ऑफ हरियाणा स्टेट। ऑटोनोमस बॉडी की क्लैरिफिकेशन मैंने आपको सुनाई, अभी आपने देखी है, उसके अनुसार। इसके साथ एक और प्रावधान किया दोस्तों कि जो कर्मचारी हरियाणा सरकार की रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो 2014 में आई थी, 21/8/2014 के लेटर से, यदि उसके तहत जो रेगुलर हुए हैं वो जब तक अपीयर नहीं हो सकते, उन पर बार लगाई है। कब तक, या तो हरियाणा सरकार उनके बारे में कोई आदेश जारी कर दे अपीयर होने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आदेश आ जाएं, क्योंकि एक केस पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, हरियाणा सरकार की SLP पड़ी है वहाँ पे, ये सबको मालूम है आपके इस बारे में कि रेगुलराइजेशन वालों की एक SLP पड़ी है वहाँ पेंडिंग, इसीलिए उन पर बार लगाई है कि तब तक नहीं वो अपीयर होंगे। तो दोस्तों आगे मार्क का क्राइटेरिया दिया है, मैं चुन चुन के बातें बता रहा हूँ, सारी पढ़नी ठीक नहीं है क्योंकि लंबा वीडियो जाएगा। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास ये लेटर आपने पढ़ लिया होगा, तो इसलिए रिपीट करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो मेन है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ फंडे। अब पास होने का जो क्राइटेरिया मार्क लेने का वो क्या है दोस्तों, पहले इस रेगुलेशन से पहले क्या था, 40% ईच सब्जेक्ट में मार्क लेने होते थे, लेकिन अब कहा 45% लेने होंगे ईच सब्जेक्ट में, और एग्रीगेट का 50% लेना होगा, एग्रीगेट का 50% और इंडिविजुअल पेपर का 45%, तभी वो पास होगा। और यदि ऐसा नहीं हो कर पाता कोई कैंडिडेट,
और किसी एक विषय में उसके 60% से ज़्यादा मार्क आ जाते हैं, 60% या 60% से ज़्यादा, तो वो पेपर उसका पर्टिकुलर पेपर जिसमें 60 या 60 से ज़्यादा नंबर आए हैं, 60% या 60% से ज़्यादा नंबर आए हैं, 150 का भी पेपर है कोई, उसमें उसकी एग्जाम्पशन मानी जाएगी, अर्थात वो पेपर सुरक्षित कर लिया जाएगा, एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा अगले एग्जाम में अपियर होने के लिए। उसको कोई जरूरत नहीं है अपियर होने की, क्योंकि वो उसका रिजर्व हो गया। और इसके साथ साथ एक और प्रावधान है दोस्तों कि यदि इन तीनों में जो मार्क थे 45, 50 एग्रीगेट का और 60 ये नहीं ले पाता, तो कहता है 20% एग्रीगेट टोटल मार्क्स होगा, जितने भी टोटल मार्क हैं एग्जाम के, यदि उसका 20% से कम नंबर लेगा तो वो 2 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए 2 साल तक एग्जाम्प्टेड है, एग्जाम नहीं दे पाएगा। और दोस्तों ये जो क्लैरिफिकेशन दी थी ऑटोनोमस बॉडी की, सरकार ने 22/9/2021 के लेटर के माध्यम से, इसमें एक और प्रावधान कर दिया। देखिए आप अपने स्क्रीन पे पैरा नंबर 2 में, क्या, फर्दर द कैंडिडेट्स हु आर फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द HAS एग्जामिनेशन, his her candidature for this examination will be cancelled and she will also be debarred for appearing in the next attempt of the HAS examination। कि यदि कोई अवांछित सामग्री प्रयोग करते पाया गया, अनुचित तौर पर कोई सामग्री लाया है, उसमें कोई पर्ची हो सकती है, कोई फोटोकॉपी हो सकती है किसी किताब की, या कोई गैजेट हो सकता है, जैसे कि डिवाइस हो सकती है, कोई पेन ड्राइव, मोबाइल फ़ोन या किसी अन्य प्रकार की ब्लूटूथ वगैरह, कुछ भी डिवाइस ये अनफेयर मीन्स में आते हैं दोस्तों। सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं अपने पास रखना है ऐसा जो कि अवांछित सामग्री मानी जाए। बड़ी सख्ती है, क्योंकि मैं आपके याददाश्त ताज़ा कर दूं, यदि आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कर दूं। अभी सितंबर के महीने में विधानसभा से, विधायिका से एक एक्ट पास हुआ है, हरियाणा विधायिका से, जिसका नाम है हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2021। उसमें बहुत ज़्यादा प्रावधान है इसी पर कि जो जितने भी पब्लिक एग्जाम होंगे, चाहे वो कैसा भी है, उसमें यदि कोई अनफेयर मीन्स यूज करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो सुपरवाइजर है, चाहे वो अन्य कोई व्यक्ति बाहरी है। लेकिन इसके लिए उसने वो भी लागू होगा और ये भी लागू होगा। तो आप लोगों ने बड़े बिल्कुल साफ सुथरा एग्जाम देना है, किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं। आप अपने याद करके जाइए, परीक्षा दीजिए, दिल खुश करके परीक्षा दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और मैं समझता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है इस सिलेबस में इतना ज़्यादा कि जो आप पढ़ ना सको या कोई दिक्कत हो, क्योंकि मैं भी वीडियो ला रहा हूँ आपके सामने, आप मुझे भी सुन रहे हैं, किताबों को भी कंसल्ट करिए और परीक्षा दीजिए। अब चलते हैं दोस्तों इसके सिलेबस पर। पार्ट 1 का सिलेबस है दोस्तों, इसकी कंडीशनों तो और भी पढ़ लेना ये, लेकिन मोटी मोटी 2-4 जो थी मेन बताने वाली वो मैंने ली हैं। पार्ट 1 अनेक्चर 1 का, पार्ट 1 ऑर्डिनरी ब्रांच का। दोस्तों इसमें 5 पेपर होंगे। पहला पेपर प्रेसिड ड्राफ्टिंग अंग्रेजी का है, हिंदी का है। इसमें किताब अलाउड नहीं है और ये मैट्रिक स्टैंडर्ड तक का ही होता है, ज़्यादा नहीं। एक इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी आती है जो मेन है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी की किताब आप ले लीजिए, प्रिंटिंग स्टेशनरी डिपार्टमेंट से मिल जाएगी, या किसी साथी के पास वो फोटोस्टेट करा लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी के सारे नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं। कई बार 2 नंबर की एक आ जाती है, अर्थात 5 पूछ लेता है, कई बार 1-1 नंबर की आ जाती है, 10 पूछ लेता है। 10 नंबर तो खरे हैं उसके, शब्दार्थ हैं और कुछ नहीं है। प्रेस ड्राफ्टिंग है, लेटर राइटिंग है, प्रेस है एक। तो ये आपने सब न कर रखी है, ग्रेजुएट स्टूडेंट है आप, तो आपने कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसा नहीं है। सिलेबस है इंग्लिश,
लेटर राइटिंग, ग्रामर, हिंदी, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी बोला ना मैंने, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी। ये सिलेबस पहले भी यही था 87 में भी, अब भी यही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरी किताब आपकी कमर्शियल बुक कीपिंग एलिमेंट्री, ये भी विदाउट बुक होगा, ये 100 नंबर का है, पहला भी 100 नंबर का था। और इसमें आप देखें आपके इसमें 8 चैप्टर लिए गए हैं और इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ये दोस्तों +2 स्टैंडर्ड की कॉमर्स है, ज़्यादा भारी नहीं है। जो कॉमर्स कर रहा है स्टूडेंट उनके लिए कोई भारी नहीं है, जो आर्ट के स्टूडेंट है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और 9वां 10वां 11वां ये कॉस्टिंग के बारे में बात है एक ही किताब में सारा कुछ, लेकिन आपको 2-3 किताबें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। पेपर 3 सिविल सर्विस रूल्स, ये विद बुक्स है दोस्तों, और ये 150 नंबर का पेपर है। इसमें दोस्तों आपको पता है कि 9 वॉल्यूम है हमारे CSR के, इसमें 8 लिए गए हैं टीए रूल छोड़ करके, इसमें टीए शामिल नहीं है, बाकी सारे वॉल्यूम हैं। और वो टीए रूल अगले PW के उसमें आएगा पेपर में। ये सारी चेंज हुई हैं क्योंकि CSR पुरानी पंजाब सिविल सर्विस रूल थी, वो सारी चेंज कर दी 19 जुलाई 2016 से, इसलिए ये सारी नई CSR आ गई है दोस्तों। ये विद बुक्स है। चौथा पेपर आपका है पार्ट 1 का ऑडिट एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन। पहले दोस्तों इसका नाम होता था ऑडिट एंड अकाउंट्स, अब नए सिलेबस में इसका नाम रखा ऑडिट एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन विद बुक्स, ये भी बुक्स के साथ है। और ये दोस्तों 150 अंक का है, ये भी 150 अंक का है। इसमें किताबें जो पहली थी वही शामिल की हैं, थोड़ा सा उसमें रद्दोबदल किया चैप्टरों में। कैसे? एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट, देखिए आपके इस स्क्रीन पे कॉलम नंबर 4 में, आपके हाथ में भी लेटर होगा ये कईयों के पास, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की किताब है दोस्तों, CAG ऑफ इंडिया की किताब है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरी किताब है गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल, पहले अकाउंट कोड वॉल्यूम 1 होता था, फिर रिप्लेस हुई 1990 में जाके चेंज हुई थी, और ये आज भी वही है 1990 वाली गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990। इसमें 2 अपेंडिक्स छोड़े, 3 और 4, सामने रिमार्क्स भी दे रखे कि क्यों है ये। तीसरी किताब है लिस्ट ऑफ मेजर माइनर हेड ऑफ अकाउंट, दोस्तों ये भी CAG की किताब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि जो मेजर माइनर हेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वही मेजर माइनर हेड और ऑब्जेक्ट हेड सारे स्टेट गवर्नमेंट के भी सिमिलर हैं, सेम नंबर हैं, वही डिपार्टमेंट वहां है वही डिपार्टमेंट यहां है। चौथी किताब थी दोस्तों अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल, जब हमने SS करी थी हमने ये इस किताब से पेपर दिए थे, लेकिन अब ये किताब हटा दी गई है, आपके एग्जाम में नहीं है। इसमें 4-5 चैप्टर थे वो नहीं है क्योंकि हरियाणा में उनकी जरूरत नहीं है। 5वीं किताब है दोस्तों PFR वॉल्यूम 1, इसके चुनिंदा चैप्टर है, देख लेना। और इसके साथ ये भी कहा दोस्तों कि 50% प्रैक्टिकल अनिवार्य है, इसमें सैलरी बिल बनाना अनिवार्य है दोस्तों, ये ध्यान देना, सैलरी बिल बनाना सीख लें, सैलरी से संबंधित पे फिक्सेशन वगैरह सीख लें, CSR में काम आएंगी, और सैलरी बिल बनाना सीख लें दोस्तों, प्रैक्टिकल होगा ये, इसमें सिलेबस में भी लिखा हुआ है। और 5वां पेपर होता है दोस्तों लोकल रूल्स एंड पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड, ये भी किताबों के साथ है दोस्तों, ये भी किताबों के साथ है। इसमें इसको PW का पेपर भी बोलते हैं, PW की किताबें इसमें शामिल हैं ज़्यादातर। कैसे? पंजाब फाइनेंशियल हैंडबुक नंबर 3, जिसको DFR डिपार्टमेंट फाइनेंशियल रूल कहते हैं, ये PWD और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2 जगह काम आती है, और किसी डिपार्टमेंट की नहीं है ये, क्योंकि PWD के अकाउंट का पेपर है, इसलिए DFR वहां शक्तियां हैं। पावर के बारे में जो डिस्कस किया हुआ है DFR में, फाइनेंशियल रूल्स क्या हैं। इसके बाद दूसरी किताब है हरियाणा PWD कोड, चैप्टर 8 to 19, 21, 24 to 28। मैंने आपको बताया कि पहले पंजाब PWD कोड लागू होता था, लेकिन 2009 में हरियाणा ने अपना PWD कोड बना लिया, वो ये किताब आई है दोस्तों, इसीलिए ये रिप्लेस हुई है किताब।
तीसरी किताब है अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 दोस्तों, ये भी CAG ऑफ इंडिया की किताब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की किताब है। ये भी PWD के तीनों विंग हैं, जो से आजकल तो अलग हो गए, पहले 3 विंग होते थे PWD के, B&R, इरीगेशन और पब्लिक हेल्थ। आजकल इनके नाम अलग अलग, इरीगेशन अलग डिपार्टमेंट बन गया, B&R अलग बन गया, और पब्लिक हेल्थ का नाम हो गया वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये तीनों में यहाँ पे, और चौथा फॉरेस्ट में, ये वहाँ लागू होता है क्योंकि उनका अकाउंट डायरेक्ट जाता है, ट्रेजरी के थ्रू नहीं जाता। ट्रेजरी के थ्रू केवल सैलरी का अकाउंट जाता है, और जो एक्सपेंडिचर है दूसरा वर्क्स का, यहाँ क्योंकि वर्क्स हैं यहाँ पे, और डिपार्टमेंट में वर्क्स अकाउंट नहीं है, ये वर्क्स के लिए है सारा का सारा। जहाँ वर्क्स का काम होता है, वर्क्स के काम में ये अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 पर वहाँ आधारित परफॉर्म वगैरह उन पर अकाउंट बनता है, जो कि सीधे वो डिविजनल ऑफिस भेजते हैं, किसको, AG हरियाणा को, और वहाँ वो अकमुलेट होता है, वो आगे फिर CAG ऑफ इंडिया को जाता है। वो लंबा प्रोसीजर है, यहाँ डिस्कस करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जिक्र करना समझा दिया कि ये मेरे तजर्बे की बातें हैं दोस्तों सारी। चौथी किताब है हरियाणा सिविल सर्विस TA रूल 2016 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैंने बताया कि 8 वॉल्यूम पहले आगे, 9वां वॉल्यूम और TA रूल है, ये इस लोकल रूल की किताब इसमें पेपर में आएगा आपके, और इस पर प्रैक्टिकल होगा। TA बनाना, TA बिल बनाना आता है। आजकल तो कंपोजिट ग्रांट भी होगी, ट्रांसफर कंपोजिट ग्रांट भी, बहुत ज़्यादा सरलीकरण हो गया। आप पढ़ना इनको, मैं TA रूल पर भी एक वीडियो ला रहा हूँ, हर रूल पर वीडियो है मेरा, तो आप मेरे वीडियो ध्यान से देखते रहना दोस्तों। बड़ी अच्छी तैयारी होगी आपकी, और जो शिफ्टों पे काम कर रहे हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि रूलों के फंडे क्लियर हो रहे हैं। आगे आता है पार्ट 2, इसमें आपका पार्ट 2 का पेपर है, उसमें 4 पेपर होंगे। कौन से? पहला बजट एंड ट्रेजरी रूल का है, इसमें वही किताबें हैं। पंजाब बजट मैनुअल है, पहले भी पंजाब बजट मैनुअल था, आज ये हरियाणा का नहीं बना अभी तक, इसमें 1-2 अमेंडमेंट हुई है, हरियाणा की अपनी है। पंजाब ट्रेजरी रूल्स एंड सब्सिडरी ट्रेजरी रूल्स, ट्रेजरी रूल्स एंड सब्सिडरी ट्रेजरी रूल्स की किताब है, जिसको STR बोलते हैं, शॉर्ट में STR। ये 2 वॉल्यूम में है, एक वॉल्यूम 1 में, एक वॉल्यूम 2 में। ये पहली वॉल्यूम है, और फिर साथ में कहा तीसरी किताब, दूसरी वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम का अपेंडिक्स C ओनली। और चौथी किताब है दोस्तों PFR वॉल्यूम 2। इससे पहले जो अकाउंट का पेपर था उसमें हमने PFR वॉल्यूम 1 पढ़ी थी, और इसमें PFR वॉल्यूम 2 है, लेकिन इसमें कौन सा है? अपेंडिक्स 2 पार्ट 1 ओनली, चैप्टर 5, 6, 9, 14 एंड 18 पार्ट 1 ही है। इसमें भी दोस्तों 50% मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे। दूसरा पेपर है कंपनी लॉ का, ये भी बुक के साथ था, बजट का पेपर भी, कंपनी लॉ एंड अलाइड एक्ट्स। दोस्तों इसमें 8 बेयर एक्ट है, 1 कंपनी एक्ट है, 9 किताबें हैं इसमें, और ये भी विद बुक्स होगा। इसमें थोड़ी मेहनत करने वाली बात है, लेकिन नंबर इसमें बहुत बढ़िया आते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया नंबर आते हैं। जो लिमिटेड लिखना होता है और नंबर फर्स्ट क्लास आते हैं। तीसरी पेपर है आपका एडवांस्ड अकाउंटेंसी, इसमें कोई चेंज नहीं हुई है, वही कोर्स पहले था वही कोर्स अब है। चौथा पेपर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, ये दोनों पेपर एडवांस्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी विदाउट बुक हैं। इसमें आप इन दोनों पेपरों में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो उनसे किनको, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन्होंने तो कोर्स कर रखा, बेसिक कोर्स कर रखा सारा का सारा, उनकी तो रिवीजन है ओनली। केवल आर्ट वालों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं नहीं समझता कि आप किसी प्रकार से इनमें दिक्कत में आएंगे, और जो है ना, या कहीं आपको दिक्कत हो। आप मेरे वीडियो देखते रहें, हर विषय पर आपको वीडियो दे रहा हूँ मैं दोस्तों। ये छोटा सा एक समझा था मैंने आपके सामने, वैसे तो आपको मालूम है ये रेगुलेशन जारी हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको अब एक और बात बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम होना था ये अक्टूबर में निर्धारित किया गया था, अभी पिछले महीने, लेकिन अमित
एंड अदर के नाम से वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एक CWP नंबर 18507 2021 में डली पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। उसमें ये डिमांड की गई कि ये जो रेगुलेशन बनाया गया 16/7/2021 का, ये रूलों से मेल नहीं खाता। कौन से रूलों से? मैंने आपको बताया वीडियो में, 2013 के जो रिक्रूटमेंट रूल है एसओ के, कि उनसे मेल नहीं खाता, इसलिए इसको रद्द कर दिया जाए, क्वैश कर दिया जाए। सरकार ने उसका स्पष्टीकरण दिया कि जी ठीक है, हम रूलों में अमेंडमेंट कर लेंगे। इन रेगुलेशन को देखते हुए जो रेगुलेशन में प्रावधान किए हैं, इसके अनुसार हम रूलों में अमेंडमेंट कर लेंगे, ऐसा सरकार ने कोर्ट में आश्वासन दिया, जिसके आधार पर ये कहा कि जी जब तक हम अमेंडमेंट नहीं करते तब तक के लिए ये एग्जाम हम कैप्टन एबियंस करते हैं, अर्थात तब तक अगले आदेश तक इस पर रोक लगाते हैं, एग्जाम नहीं लेंगे। तो कहने का भाव ये हुआ कि सरकार के द्वारा हाई कोर्ट में लिख के दिया हुआ है इस CWP के रेफरेंस में कि जी हम इसको अमेंड कर लेंगे अपने रूलों को। क्यों? कुछ नई बातें आई हैं, मैंने बताई ना आपको, रूल भी सुनाए आपको और ये भी दिखा दिया आपको, क्योंकि वहाँ बोर्ड कॉर्पोरेशन का जिक्र नहीं है, यहाँ बोर्ड कॉर्पोरेशन का जिक्र है। तो ये थोड़ा सा एक दूसरे की कंट्रोवर्सी बात थी, तो वो रूलों में अमेंडमेंट सरकार कर रही है और तब तक इन एग्जाम पर, SS के एग्जाम पर रोक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि ज़्यादा देर लगेगी, सरकार जल्दी ही अमेंडमेंट करेगी और जल्द ही उसके आदेश जारी होंगे, नोटिफिकेशन जारी होंगे। और जैसे हमें पता चलेगा, मैं वीडियो के माध्यम से भी आपके जानकारी के लिए बताऊंगा कि ये खुल गया एग्जाम। तो इसलिए आप तैयारी बीच में मत छोड़े, तैयारी करते रहे स्टूडेंट, तभी आपको सफलता मिलेगी। बीच में तैयारी रोक दोगे तो ठीक नहीं होगा। आप अपने दिल में ये मत समझें, ये तो मैंने केवल एक जानकारी दी आपको कि अभी एग्जाम थोड़ा रुक कर होंगे, क्योंकि सरकार रूलों में अमेंडमेंट कर रही है और जैसे अमेंडमेंट हो जाएगी सरकार एग्जाम लेगी। और जो अनफेयर मीन्स का जिक्र किया है सरकार ने कि सख्ती होगी, बिल्कुल यूज मत करना दोस्तों, कोई अनफेयर मीन्स यूज करके सफलता नहीं प्राप्त करना, क्योंकि आगे सीटों पे काम करना है। नॉलेज दिमाग में होगी तो अपनी सीटों से न्याय कर पाओगे। और जो 30% लोग आएंगे वो बड़े हाईली क्वालिफाइड होंगे, उनके साथ भी मुकाबला करना है। इसलिए मेहनत करो अपनी, और मेहनत के बल पे जो है ना परीक्षा पास करो। इसी शब्दों के साथ दोस्तों अंत में मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि यदि अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, तुरंत करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन दबा करके मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार।